आज हम लोग बात कर रहे हैं कुछ अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं। सेकंड ऑर्डर की भी बात कर लेंगे, सेकंड ऑर्डर का फॉर्मूला पढ़ लेंगे कहीं आ जाए तो। वैसे अपने को आता क्या है, जीरो और फर्स्ट ऑर्डर। तो सेकंड ऑर्डर का फॉर्मूला भी करेंगे आज, इंटीग्रेटेड इक्वेशन। जैसे मान लीजिए कोई रिएक्शन हो रहा है, रिएक्शन का फॉर्मेट है, मान लीजिए ए कन्वर्ट होता है बी में और ए ही कन्वर्ट होता है सी में। दो पैरेलल रिएक्शंस हो रहे हैं, है ना। ए कन्वर्ट हो रहा है बी में और ए ही कन्वर्ट हो रहा है किसमें, सी में। और पहले वाले रिएक्शन के लिए मान लीजिए टी हाफ दे रखा है, टी हाफ 1, और दूसरे वाले रिएक्शन के लिए इसके लिए टी हाफ 2 दे रखा है ना। टी हाफ 1 दे रखा है और टी हाफ 2 दे रखा है, दोनों के अकॉर्डिंग। तो अगर आपको टी हाफ एवरेज निकालना है, क्या निकालना है हमको, टी हाफ एवरेज, तो ये निकलता है T1 मल्टीप्लाइड बाई T2 डिवाइडेड बाई T1 प्लस T2। हाँ वही, उसको T1 T2 लिख दिया मैंने, है ना। हाँ, पैरेलल रिएक्शन है, हेडिंग डाल लीजिए पैरेलल रिएक्शन। कभी कभी पूछ लेते हैं। इस पर शायद 2 या 3 साल पहले क्वेश्चन आया है मेंस में। हो गया, दोनों टाइम देंगे। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं स्यूडो स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर ना लिखेगा, फर्स्ट ना लिखेगा, फर्स्ट लिखेंगे तो गड़बड़। स्यूडो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन, स्यूडो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन, स्यूडो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। इसका क्या मतलब है, देखिए इस रिएक्शन में जो आपका ऑर्डर होगा, यूनि लिखा हुआ है ना, तो जहां पे भी स्यूडो करके लिखा हो ऑर्डर, उसमें जो जो नंबर यहाँ पे लिखा होगा, बाई लिखा होगा तो 2, यूनि लिखा है तो 1, है ना। तो स्यूडो यूनिमॉलिक्यूलर में ऑर्डर हमेशा क्या होता है, 1 होगा। और इसकी मॉलिक्यूलरिटी जो होगी वो होगी मोर देन 1। मॉलिक्यूलरिटी क्या होगी, मोर देन 1, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है। स्यूडो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन ऑर्डर होगा 1 और मॉलिक्यूलरिटी क्या होगी, मोर देन 1। ठीक है। स्यूडो वर्ड क्यों यूज करते हैं, स्यूडो का मतलब होता है फॉल्स, है ना। स्यूडो वर्ड क्यों यूज करते हैं, क्योंकि रिएक्शन को देखने से आपको लगता है कि ऑर्डर जो है वो 1 से ज्यादा होना चाहिए। ऑर्डर क्या होना चाहिए, 1 से ज्यादा होना चाहिए, लेकिन एग्जैक्टली ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता क्या है, 1 ही होता है इसमें। इसका एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग स्यूडो यूनिमॉलिक्यूलर का। एस्ट्री एस्ट्रिफिकेशन नहीं, उल्टा लिख दिया हूँ। एस्टर की अगर करा दो हाइड्रोलिसिस,
एस्टर की करा दीजिए हाइड्रोलिसिस, है ना। तो कोई भी एस्टर है, हाइड्रोलिसिस हो रही है, एसिड बनेगा और अल्कोहल बनेगा। ठीक है, हमको ऐसा लगता है कि रेट जो है इसके ऊपर, पानी के ऊपर भी डिपेंड करेगा, लेकिन रेट इसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है। रेट केवल एस्टर की कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पे जो रेट आता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एस्टर की कॉन्सेंट्रेशन। स्यूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस होता है। इथाइल एसीटेट की एग्जांपल दिया होगा शायद एनसीईआरटी में। एनसीईआरटी के एग्जांपल आपको एक भी नहीं छोड़ने हैं। कोई भी रिएक्शन अगर एनसीईआरटी में दिया है, ऑर्गेनिक हो, इनऑर्गेनिक हो या फिजिकल हो, तो वो आपको पता होना चाहिए। हर रिएक्शन दो दो बार लिख करके देखना होता है। कोई भी रिएक्शन आपके सामने आ रहा है, 2 बार लिख लीजिए। किस रिएक्शन से क्या क्वेश्चन बनाएंगे स्पेशली इन एडवांस आपको पता नहीं होता है ना। तो ये बात हो गई स्यूडो यूनिमोलिकुलर की। अब जैसे मान लो हमने बोल दिया कोई रिएक्शन है स्यूडो बाईमोलिकुलर। कौन सी रिएक्शन है? स्यूडो बाईमोलिकुलर। तो क्या याद रखना है आपको? स्यूडो बाईमोलिकुलर में ऑर्डर क्या हो जाएगा? ऑर्डर हो जाएगा 2 और मॉलिक्यूलरिटी हो जाएगी क्या? मोर देन। मॉलिक्यूलरिटी उससे ज्यादा होगी। ऑर्डर हो जाएगा 2, मॉलिक्यूलरिटी हो जाएगी मोर देन 2। नहीं मिला? एनसीईआरटी में स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर के 2 रिएक्शन दिए हैं। एक तो एस्टर वाला दे रखा और एक आपको बताया था उस दिन, कौन सा, इन्वर्जन ऑफ केन शुगर बताया था ना, वो भी इसी का एग्जाम्पल है ना। तो अब जगह तो होगी नहीं आपके पास। एनसीईआरटी में कौन कौन से दिए? एक तो दिया है CH3COO C2H5, इसकी हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं। H प्लस की प्रेजेंस में C2H5OH बन जाएगा और एसिटिक एसिड बन जाएगा। एक ये है स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर। और दूसरी एक एग्जांपल दिया हुआ है सुक्रोज C12H22O11, इसकी हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं तो बनते हैं ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। हैं? ले सकते एस्टर के हाइड्रोलिसिस ले सकते हैं कोई और, तभी तो मैंने एस्टर लिखा है। अगर केवल इसी का होता तो फिर एस्टर क्यों लिखती मैं, फिर इसी को लिखती ना। ये दोनों एग्जाम्पल किसके हैं? स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर के। नीचे वाले, हाँ हाँ हाँ, फॉर्मूला एक ही होता है, बताएंगे अभी। स्ट्रक्चर अलग है। स्यूडो यूनिमोलिकुलर के रिएक्शन के दोनों एग्जाम्पल। एनसीईआरटी में यही है, यूनिमोलिकुलर ही है सिलेबस में आपके बोर्ड वाले। बुक के हिसाब से करें तो खत्म हो जाता, बुक के हिसाब से
जैसे मान लो अपने 7-8 लेक्चर जो भी होंगे, कौन कौन सा लेक्चर है, 5th है ना, तो अपने जैसे मान लो 7 या 8 क्वेश्चंस वगैरह एडवांस वगैरह के सब करा वरा के 7-8 होंगे, और केवल बोर्ड बोर्ड का करा दें तो 3.5-4 में निपट जाते हैं, केवल बोर्ड लेवल के क्वेश्चंस अगर ले लें। नहीं तो पूरा टॉपिक सारे नहीं हुए ना अभी, केवल बोर्ड लेवल का पहले करा के फिर इसको कराने में दिक्कत आती है। अब किस टॉपिक में आपको किसी में अगर ज्यादा क्वेश्चंस जेई में पूछे जा रहे हैं तो उसमें आपको ज्यादा टाइप्स के क्वेश्चंस कराने पड़ते हैं, और अगर आप बोर्ड लेवल से चलोगे तो एक एक दो दो क्वेश्चन जो टाइप आता है वो करा के आप टॉपिक सम अप कर दोगे। हाँ? हो गया। स्कूल्स में क्यों खत्म हो जाता है, एकदम टाइम से खत्म कर देते हैं। एक तो उनके ऊपर डेडलाइन भी होती है कि भैया इस टाइम पे आपको खत्म ही कर देना है ना, और भी कुछ चीजें होती है। एक बार सेकंड ऑर्डर नहीं किया है हमने अभी तक, तो सेकंड ऑर्डर जरा हेडिंग डाल लीजिए, इसका इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन वगैरह कर लेते हैं। हो तो गया था। pseudo bimolecular order 2, molecularity more than 2, नहीं सेम नहीं है, अलग है इसमें, पर याद करने की जरूरत नहीं है। चलो सेकेंड ऑर्डर का इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन कर लेते हैं, फिर उसके बाद अपनी बात थोड़ा सा आगे बढ़ा। जैसे मान लो कोई रिएक्शन इस तरीके से हो रहा है, ये बन रहा है ना, इसकी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन मान लीजिए ए नॉट, या ए मान लो या ए नॉट मान लीजिए इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, तो शुरू में ये 0 होगा, है ना। अब इसको मान लो तुम ए नॉट माइनस एक्स लिखते हो, तो इसको क्या लिखोगे, अगर इसको एक्स लिख दिया तो इसको क्या लिखोगे, x/2। तो कोफिशिएंट 2 लगा तो हुआ है। अच्छा, x/2 लिखोगे, पर हमें तो पता ही नहीं है ना, तो क्या लिखे, एक्स ही लिखेंगे, हमें स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट नहीं मालूम है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, इसको एक्स लिखेंगे। सेकेंड ऑर्डर के दो फॉर्मेट हमको मिल सकते हैं, एक तो इस तरीके से लिखा हुआ मिल सकता है 2A गिव्स प्रोडक्ट, और दूसरा फॉर्मेट हमारा हो सकता है कि दो रिएक्टेंट हो इस तरीके से। हाँ, हाँ हाँ हाँ, एनएक्स हाँ, हम 1 मान रहे हैं, फिर हम 1 मान रहे हैं, फिर 1 मानेंगे तो x/2 होना चाहिए आपके हिसाब से, पक्का, आराम से सोच लो, 1 मानेंगे तो x/2 होना चाहिए। विराज बोलिए, अगर 1 मानेंगे तो x/2 होना चाहिए। या तो इसको 2x ले लें, तब x ले सकते हैं।
अच्छा, एक सेकंड के लिए इसको छोड़ो, अगर इसको ले ले तो क्या होगा? ये ए ले लिया, इसकी कंसंट्रेशन, ये बी ले लिया। अब ये मान लो एक्स खत्म हो रहा है, ये एक्स खत्म हो रहा है, अभी सही है? अभी सच्चा लिखा है कि गलत लिखा है, सच बताइए। प्रोडक्ट का हम 1 ही मान रहे हैं, हम तो बोल रहे हैं 1 मान रहे हैं। ए माइनस एक्स और बी माइनस एक्स, ये वाला फॉर्मेट समझ आया? एक की कॉन्सेंट्रेशन ए है, दूसरे की कॉन्सेंट्रेशन बी है और एक्स है, तो इसके लिए जो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन निकलती है उसको आपको सीधे सीधे उसको नोट करना है, और उससे सवाल तो आएंगे नहीं पर फिर भी आनी चाहिए। T इज इक्वल टू, यहाँ पे आता है 2.303 बाई के, और इक्वेशन है यहाँ पे आएगा a माइनस बी, लॉग आ रहा है, लॉग b a माइनस एक्स, और यहाँ पे आ जाएगा a b माइनस, ये याद, इतना याद रखो। काम तो नहीं आता है, सेकंड ऑर्डर पूछते नहीं है, पर फिर भी यार 2a लिखने की जरूरत नहीं थी, 2a क्यों दिखाना चाह रहे हैं? यहाँ पे जो है ना 2a की जरूरत नहीं थी, a से बन रहा है प्रोडक्ट, 2a की क्या जरूरत है? हाँ नहीं, 2a की जरूरत नहीं है। क्या दिखाना चाह रहे हैं? ये शायद दिखाना चाह रहे हैं 2a से कि क्योंकि सिंगल स्टेप पे रिएक्शन हो रहा है, तो शायद यहाँ से ये दिखाना चाह रहे थे कि एलिमेंट्री रिएक्शन में अगर रिएक्शन एलिमेंट्री होता है तो स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट जो होते हैं वही ऑर्डर के बराबर हो जाते हैं, है ना? एलिमेंट्री रिएक्शन का मतलब एक स्टेप में अगर रिएक्शन दिखा रहे हो तो जो स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट होते हैं वही क्या हो जाते हैं, आपके ऑर्डर के इक्वल हो जाते हैं। इस हिसाब से यहाँ पे इन्होंने 2 टर्म दिखाया था, लेकिन कहीं पे भी डिफरेंशिएशन आगे इंटीग्रेशन जो किया उसमें इस टर्म को कहीं पे भी a माइनस 2x इस तरीके से यूज नहीं किया, ठीक है? तो ये वाले से क्या फॉर्मूला बन रहा है ये भी लिख लेते हैं। यहां से बनेगा T इज इक्वल टू 1/k, इसमें सिंपल फॉर्मूला है T इज इक्वल टू 1/k मल्टीप्लाइड बाई x बाई a माइनस एक्स मल्टीप्लाइड बाई x बाई a माइनस एक्स मल्टीप्लाइड बाई a। सिंपल है ना? ए कर लो, ए नॉट लेके फॉर्मूला लिख रहे हैं का काम नहीं आएगा, फिर भी फॉर्मूला तो याद रख ही लो, पूछेंगे तो फर्स्ट और 0 पे ही। आते हैं नहीं, अभी तक तो आए नहीं, ठीक है? नोट हो गया?
और क्या बताना था आपको? चलो एक क्वेश्चन और कर लो अच्छा सा। एक क्वेश्चन ये करिए, देखिए क्वेश्चन में किस तरीके से गिवन है डेटा। इधर दे रखा है टाइम और यहाँ पे कंसंट्रेशन दे रखी है ना। रिएक्शन हो रहा है आपका A3 gives 3, A3 gives 3A, मॉलिक्यूल है A3, वो कन्वर्ट हो रहा है 3A में, है ना। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच का ग्राफ दिया गया है, इस तरीके से कुछ ग्राफ है आपका। ये जो पॉइंट है इसको इन्होंने लिखा है T1 टाइम, इसको लिखा हुआ है T1, ठीक है। और आपसे पूछ रहे हैं ये वाला जो ग्राफ है ये A के लिए है, ये वाला जो ग्राफ है A3 के लिए, मतलब ये रिएक्टेंट के लिए है और ये किसके लिए है, प्रोडक्ट के लिए। आपसे पूछ रही है जो T1 टाइम है ना, ये T1 टाइम क्या है, T1 के बारे में इंफॉर्मेशन पूछी गई है। ऑप्शंस दे रहे हैं, T1 है T1/4, दूसरा ऑप्शन है T1 इज T12। T12 का मतलब क्या होता था, जितनी शुरू की कंसंट्रेशन है क्या हो जाए 50% खत्म हो जाए, है ना। T1/4 का मतलब हो जाएगा कंसंट्रेशन कितनी खत्म हो जाएगी, 1/4 खत्म हो जाएगी, है ना। अब T1/3 भी दे रखा है, T1 इज इक्वल टू, और T1 इज इक्वल टू दे रखा है T1/5। पहले आप ट्राई करने की कोशिश कीजिए फिर मैं बताऊंगी। ऑनलाइन बच्चों को वॉइस क्लियरिटी है ऑनलाइन? इस पॉइंट पे टाइम पूछा गया है ना आपसे T1, तो हिंट मैं दे देती हूँ कि इस पॉइंट पे जो कॉन्सेंट्रेशन है रिएक्टेंट की और प्रोडक्ट की वो सेम हो गई है। भाई यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ही तो दिखाई गई है, तो इस पॉइंट पे ये ग्राफ कट कर रहा है, मतलब रिएक्टेंट की जो कॉन्सेंट्रेशन है, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन की एक वैल्यू है जो रिएक्टेंट की भी उतनी है और प्रोडक्ट की भी उतनी है। T1/4 कैसे सॉल्व करना पड़ेगा, सही है। कैसे किया है बादल जी ने, मतलब बादल ने बोला भाई ऐसा है A3 कन्वर्ट हो रहा है 3A में, तो इसके शुरू की कंसंट्रेशन A मान लो, तो ये 0 होगा। अब अगर ये X खत्म होगा तो ये 3X बन जाएगा, है ना। मान लो ये T1 टाइम पे हो रहा है, तो इस T1 टाइम पे ये दोनों की कंसंट्रेशन इक्वल कर सकते हो, इक्वल कर दो तो क्या आ जाएगा, 4x इज इक्वल टू A आ जाएगा, तो x इज इक्वल टू A/4 आ जाएगा। मतलब T1 टाइम पे
जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है वो कितनी हो गई 1/4। नहीं मतलब जो T1 टाइम पे आपके कितना वो डिसोसिएट हो गया, वो कितना डिसोसिएट हो गया, एक्स की वैल्यू निकाली है ना हमने, कितना टूट गया, A3 कितना टूट गया, एक्स टूटा है, और एक्स किसके बराबर है, A/4 के बराबर। इसका मतलब A/4 रिएक्शन कंप्लीट हो गया, A/4 टूट गया रिएक्टेंट, मतलब A/4 रिएक्शन कंप्लीट हो गया, मतलब वो टाइम क्या होगा T1/T1/2 में हम यही बोलते हैं ना 50% खत्म, तो T1/5 टाइम क्या हो जाएगा, पूरे टाइम का 1/, ठीक है। तो बहुत क्या था, बहुत छोटा सवाल था या नहीं था। इसमें वैसे हमें जीरो ऑर्डर कंसिडर, हम इसमें हमें जीरो ऑर्डर नहीं, ऑर्डर से यहाँ पे हमने कुछ वही नहीं किया ना, ऑर्डर से कुछ रिलेट ही नहीं किया हमने। हाँ सीधे कंसंट्रेशन से ही बात करी और वहीं से टाइम वाइम निकाला। चलो जेई मेंस में इस पैटर्न पे कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, तो देख लीजिए, पहले एडवांस में आया करता था, अभी मेंस में आ जाता है, तो वो क्वेश्चन तो मैंने देखा नहीं कौन सा आया था, पर पैटर्न सेम है, तो दूसरा कर लेते हैं। रिएक्शन दे रखी है 2NO प्लस O2 मिलके बनाता है 2NO2, ये रिएक्शन है, और इस रिएक्शन का मैकेनिज्म दे रखा है, मैकेनिज्म का मतलब कितने स्टेप में हो रही है, कैसे कैसे हो रही है। ये हो रही है NO प्लस NO गिव्स, इसमें बनता है N2O2, ये वाला स्टेप लिख रखा है फास्ट, और ये फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों रिएक्शन हो रहा है। फॉरवर्ड के लिए इन्होंने कांस्टेंट लिखा है K1 रेट कांस्टेंट, और बैकवर्ड के लिए रेट कांस्टेंट इन्होंने लिखा है K-1, नाम थोड़ा अजीब सा दिया इन्होंने, K-1। फिर दूसरी रिएक्शन लिखी है इन्होंने N2 प्लस O2, इससे बनता है 2NO2, और इसको लिखा है इन्होंने स्लो, और इसके लिए रेट कांस्टेंट है K2। इसके लिए रेट कांस्टेंट है K2, और जो ये फर्स्ट रिएक्शन है इसके लिए K दिया हुआ है रेट कांस्टेंट। आपसे पूछ रहे हैं कि भाई जो फर्स्ट रिएक्शन है इसका मैकेनिज्म ये है, मैकेनिज्म का मतलब है कि ये रिएक्शन 2 स्टेप में कंप्लीट हो रहा है, एक स्टेप फास्ट है, दूसरा स्टेप स्लो है ना। तो आपको रिलेशन बताना है, K निकालना है K1 K-1 और K2 के टर्म्स में, K की वैल्यू निकालनी है क्या सारे K1 K2 और K-1 के टर्म्स में, ठीक है। ऑप्शन हो ना हो आपको निकालना तो है ना। हाँ। इनके टर्म्स में निकालना है तो यूज तो करना ही पड़ेगा ना, ठीक है। आप देखो, ध्यान से देखो, मैं करके बताती हूँ कैसे करना है इस टाइप के रिएक्शन क्वेश्चंस। सबसे पहले इस तरीके के क्वेश्चंस में आप देखिए रेट डिटरमाइनिंग स्टेप क्या है, आरडीएस कौन सा है, तो ये रिएक्शन फास्ट है, ये वाला स्टेप क्या है, स्लो है, तो आप इसको लिख लीजिए आरडीएस। अब जो आरडीएस होता है उसके हिसाब से ही रेट लिखा जाता है, तो अगर रेट लिखोगे इसके हिसाब से तो आप लिखोगे रेट इज इक्वल टू
इस रिएक्शन का रेट कांस्टेंट जो दिया हुआ है K2 और इसके रिएक्टेंट N2O2 मल्टीप्लाइड बाई O2, ऐसे ही लिखा जाता है रेट कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाई जो रिएक्टेंट दिए हुए हैं उनका मल्टीप्लिकेशन। K1 K-1 K2 इन सब के बीच में रिलेशन है, एक रिलेशन निकाल, नहीं रिलेशन निकालो, निकाल लो। अच्छा आपने कुछ लोग निकालना चाहते तो निकाल लो, ऐसा नहीं हो मैम ने हमें ट्राई नहीं करने दिया। K की वैल्यू निकालनी है K1 K-1 K2 के टर्म्स। अभी भी क्वेश्चन का फॉर्मेट नहीं समझ में आया? वही तो हम बताने जा रहे थे, आपने बताने नहीं दिया तो हम रुक गए। कर लो पहले। हो सकता है शायद, ठीक है बताया जाए। पहला काम करना है, इस तरीके के मैकेनिज्म वाले रिएक्शन जब दिए हुए हो तो जो स्लो स्टेप है उसके हिसाब से इस तरीके से रेट लिख लीजिए, रेट इज इक्वल टू K2 N2O2, ठीक है। लेकिन ये जो N2O2 है, अगर देखो आप, हमने रेट की इक्वेशन में क्या लिख दिया, K2 लिख दिया रेट कांस्टेंट, N2O2 लिख दिया और O2 लिख दिया, है ना। कभी भी अगर आप देखो तो इस रिएक्शन में रिएक्टेंट है ये और प्रोडक्ट है ये, तो जब रेट फाइनल लिखा जाता है तो उसमें कभी भी इंटरमीडिएट नहीं लिखते हैं, ये बीच में बनी हुई चीज है ना, तो इसको हम लोग बोलते हैं इंटरमीडिएट। तो आपने रेट इक्वेशन भले लिख लिया इसके टर्म्स में N2O2 के टर्म्स में, लेकिन आपको इसको कन्वर्ट किस में करना पड़ेगा, रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के टर्म्स में लाना पड़ेगा, जो अपनी रिएक्शन है उसके रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के टर्म्स में लाना पड़ेगा, ठीक है। तो हमने लिख तो लिया रेट इज इक्वल टू K2 N2O2 मल्टीप्लाइड बाई O2। अब क्या करें कि N2O2 इस रिएक्शन में है, तो इस रिएक्शन के लिए लिखते हैं हम लोग Kc लिखना आता है सबको। इस रिएक्शन के लिए लिखते हैं, फास्ट वाली रिएक्शन के लिए Kc, वहां से N2O2 की वैल्यू निकालेंगे और उस वैल्यू को हम लोग इसमें रखेंगे। N2O2 को गायब करना है हमको, मेन अपना एम क्या है, N2O2 को हटाना है, क्योंकि इंटरमीडिएट कभी भी फाइनल रेट में नहीं आएगा, ठीक। तो अब देखो कैसे लिखेंगे इसको, Kc को हम लोग कैसे लिखते हैं किसी रिएक्शन का, प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन, NO दो बार है तो स्क्वायर हो जाएगा, है ना। और ये जो Kc आता था वो कैसे आता था, फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट कांस्टेंट डिवाइडेड बाय बैकवर्ड रिएक्शन का रेट कांस्टेंट, ऐसे ही Kc निकालते हैं। फॉरवर्ड के लिए क्या दे रखा है K1 और बैकवर्ड के लिए क्या दे रखा है K-1, तो इसका मतलब हमारे पास आ गया N2O2 की कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू, ये आ गया K1 और ये आ गया K-1, ये वाली आ गई चीज। फॉरवर्ड के लिए K1 दिया था और बैकवर्ड के लिए क्या दे रखा था K-1 दे रखा था। अब यहां से N2O2 जब निकालोगे, N2O2 जब निकालोगे तो NO के स्क्वायर को इधर कर दोगे,
Yes. तो NO के स्क्वायर को इधर कर देते हैं हम लोग, NO का स्क्वायर इधर आ गया। क्लियर है बात? अब ये N2O2 की वैल्यू हमें कहाँ पे पुट करनी है, इसमें ले जाके रख देनी है। तो अपना जो रेट बनेगा वो किसके फॉर्मेट में बन जाएगा, NO के फॉर्मेट में और O2 के फॉर्मेट में बन जाएगा, जो अपनी रिएक्शन है, मेन रिएक्शन। ठीक है, तो बना ले, यहां तक नोट कर लिया तो बोल दीजिए। ऐसा कोई कभी ओजोन वाला आया है, कभी अलग अलग 2-3 स्टेप में रिएक्शन करके ऐसे क्वेश्चन फॉर्म कर देते हैं। हो गया नोट? चलिए अब N2O2 की वैल्यू पुट करते हैं। तो क्या वैल्यू है जरा ध्यान रखिएगा, K1 K-1 NO का स्क्वायर, यही है ना। तो आ गया रेट इज इक्वल टू, यहाँ पे K2 था और N2O2 की वैल्यू क्या थी, NO का स्क्वायर था और K1 अपॉन K-1 और O2 तो था ही पहले से। ठीक है, अब जितने कांस्टेंट है उनको एक तरफ कर लेते हैं। ये आ गए सारे कांस्टेंट। ओरिजिनल रिएक्शन अपना इसी फॉर्मेट में है। ओरिजिनल रिएक्शन अगर देखो तो ओरिजिनल के लिए K लिखोगे तो NO का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई O2, और उसके लिए K ऐसे ही लिखोगे तो ये जो आ गया, ये क्या आ गया, अपनी ओरिजिनल रिएक्शन का K आ गया। तो इसका मतलब K इज इक्वल टू क्या निकाल लिया हमने, K2 K1, यही आया था आपका हर्ष, कुछ और आ गया था? बात क्लियर है? क्वेश्चन करने का तरीका क्या है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप को लिखिए, उसमें K को लिखिए, उसके रिएक्टेंट को लिखिए, और फिर उसके बाद आप उसमें से इंटरमीडिएट को दूसरे रिएक्शंस के को यूज करके इंटरमीडिएट को उड़ा दीजिए। फाइनल रिएक्शन आपका बन जाएगा। उस रिएक्शन में फिर आपके जो रिएक्टेंट है ओरिजिनल रिएक्शन के, वो आ जाने चाहिए। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें। ऑनलाइन Yes, ma'am. क्वेश्चन है, एक टी ब्यूटाइल टर्शी ब्यूटाइल हैलाइड दे रखा है, एडवांस का सवाल है। टी ब्यूटाइल हैलाइड दे रखा है, इसकी रिएक्शन NaOH से करा रहे हैं, और आपका टी ब्यूटाइल अल्कोहल बन जा रहा है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रहा है, इसका मतलब है ना। इस रिएक्शन के लिए कुछ ग्राफ दे रखे हैं।
मार्क्स में मैंने क्वेश्चन देखा था तो अलग फॉर्मेट था, इसमें बुक में अपने दूसरा फॉर्मेट दिया है, तो हो सकता है 2 बार आया हो अलग अलग फॉर्मेट में, तो दोनों कर लेंगे अपन। पहला फॉर्मेट है जो आपका 2020 में आया था, टी हाफ, और यहाँ पे दे रखा है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पी नॉट दे रखी है इसकी। पहला ग्राफ ये है। सेकंड ग्राफ है आपका पी नॉट, और यहाँ पे दे रखा है इनिशियल रेट। दूसरा है आपका टाइम और क्यू बाई पी नॉट। क्यू क्या है, क्यू ये प्रोडक्ट बन रहा है तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन होगी क्यू। और चौथा ग्राफ दे रखा है आपको टाइम और एल एन पी बाई पी नॉट। चलिए दिमाग लगाइए, पी का मतलब, और क्वेश्चन है आपका कौन से ग्राफ करेक्ट है, मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन है, तो थोड़ा ट्राई करिए। हम सेकंड वाले में अपने y एक्सिस पे क्या लिखा है? सेकंड वाले में y एक्सिस पे इनिशियल रेट। थर्ड वाला ग्राफ दिखाइए, थर्ड वाला खाली कैसे खाली कहाँ है? थर्ड वाले में ग्राफ नहीं बना। कौन सा आइटम खुला है? चलो भैया, रिएक्शन कौन सा है पहली के बाद, वो तो नहीं बताया। कौन सा है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन? हम SN1 होगा कि R 3 डिग्री दे रहा है तो कौन सा होना चाहिए, SN1 होना चाहिए। तो रिएक्शन कैसी होगी, SN1 इज यूनिमोलिकुलर, तो फर्स्ट ऑर्डर होगी, तो रेट डिपेंड करेगा केवल इसकी कंसंट्रेशन पे। उसमें बताया था मैंने कि SN1 रिएक्शन में रेट आपका एल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है, बेस की कंसंट्रेशन के ऊपर नहीं। तो अपना फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, तो फर्स्ट ऑर्डर में टी हाफ इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता था, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर में टी हाफ का फॉर्मूला क्या निकालते थे हम लोग, फर्स्ट ऑर्डर में टी हाफ निकाला था हमने 0.693 डिवाइडेड बाई के। इनिशियल कंसंट्रेशन आई नहीं थी, है ना, यानी डिपेंड तो नहीं करेगा, तो पहला ग्राफ तो सही है। Yes, अगला बोलिए इनिशियल रेट। इनिशियल रेट तो डिपेंड करेगा ही, और इन्होंने क्या दे रखा है, स्ट्रेट लाइन दे रखी है ना, तो इसका मतलब स्ट्रेट लाइन का मतलब कंसंट्रेशन तो आपकी, स्ट्रेट लाइन का क्या मतलब होगा, रेट तो कांस्टेंट है ना, पर ऐसा तो होगा नहीं, है ना, तो ये वाला तो गलत हो गया।
चलो थर्ड पे आ जाओ, फोर्थ पे आ जाओ। ln p बाई पी नॉट, तो वो आंसर तो बताओ, करा तो रखा है। तो ऐसा था या ऐसा था? p बाई पी नॉट। बोलो बच्चों, फोर्थ वाला ग्राफ, फोर्थ वाला ग्राफ क्या है, किसके बीच में है? ln p बाई पी नॉट के बीच में है ना, और किसके बीच में? टाइम के बीच में। ये इनिशियल है तुम्हारी, पी नॉट इनिशियल होगा, क्या हुआ? और p क्या होगा? एट टाइम t होगा। तो बोलिए, फोर्थ तो सही होगा। फोर्थ भी सही होगा। स्ट्रेट लाइन आएगी ओरिजिन से पास होती हुई, पक्का? इक्वेशन क्या थी? इक्वेशन बोलो। टी की क्या थी? तो यानी कि आ गया ये ए है, ए मतलब इनिशियल है ना। ln के फॉर्मेट में लिखोगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ना। अब ln पी नॉट और पी के बीच में ग्राफ खींच रहे हो, टी के बीच में, किसी के बीच में तो खींच रहे हो, पी बाई पी नॉट के बीच में। इंटरसेप्ट नहीं आएगा इसमें? बोलो जल्दी, नहीं आएगा? इक्वेशन ही नहीं है उस हिसाब से, y इज इक्वल टू एम एक्स की इक्वेशन है। हम इसका तो पे नेगेटिव आ जाएगा। तो ये ग्राफ अपना स्लोप नेगेटिव का दिख रहा है? नहीं, हम इसका तो देगा। हाँ, क्योंकि अपना तो ये पी नॉट बाई पी बन रहा है, लेकिन क्वेश्चन में क्या दे रखा है? पी बाई पी नॉट। तो अगर इसके हिसाब से लोगे तो क्या बनेगा? यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा आगे, और ये बन जाएगा ln p बाई पी नॉट। इसमें नेगेटिव में स्लोप, स्लोप किस में दे रखा है? नेगेटिव में, है ना। तो आपने, और थर्ड वाले को भी तो चेक करना है, थर्ड वाला सही है। फिफ्थ क्वेश्चन है, कितने गया? फिफ्थ क्वेश्चन में इन्होंने करेक्ट पूछा है और इन्होंने बताया है केवल फिफ्थ क्वेश्चन में इसमें केवल फर्स्ट को ही करेक्ट बता रहे हैं। अब देखो, अब सबको ही गलत कर दिया। इसको तो गलत किया ही था हमने, तुम लोग अभी तो इसको सही कर रहे थे, ये तीसरे वाले को। अभी तो तुम कह रहे थे हाँ ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। हम थर्ड वाला शायद केसी से देखेंगे। थर्ड वाला केसी से देखोगे? प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, इससे
बादल क्या दिक्कत है, क्या कर रहे तुम, शैतानी कर दो बच्चे। तो कांस्टेंट कहाँ है, दिख रहा है कांस्टेंट। अब सेकंड फॉर्मेट देखो इस क्वेश्चन का, वो तो बहुत ही इजी था, इसमें तो इजी दे रखा, इसमें अच्छा क्वेश्चन था क्योंकि वो कांस्टेंट है ना। कुछ बात समझ में आ रही है क्या? जहां तक आपका टॉपिक है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, वहां तक काफी सारे क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस भी हो गई है। अब हम लोग जो टॉपिक है नया वो शुरू करेंगे, कोलिजन थ्योरी, मतलब रिएक्शन कैसे होता है, और आर्रीनियस इक्वेशन, इन सब चीजों की बात करेंगे हम लोग, है ना। अच्छा सा सवाल था, अच्छा तो नहीं था पर यही था तो करवा ही देते। सवाल भी खो जाते हैं, पता नहीं क्या ही है। सुहानी दीदी, ये बोर्ड में आ सकता है सवाल, बोर्ड के हिसाब से चलिए कर लीजिए फटाफट, तब तक मैं अच्छा वाला सवाल आपको। ये पीछे सीट वाले बच्चे कल से अलग अलग बैठेंगे, जहां मन करे वहां बैठे, पर अलग अलग बैठेंगे। लास्ट सीट पे जो 3 बैठे हैं, कल से मुझे एक साथ नहीं दिखने चाहिए मेरी क्लास, कहीं भी बैठो अलग अलग बैठो। रिएक्शन ये दे रखा है, इसमें है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन of FeSO4 is 10 m, 10 मोलर दे रखी है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन FeSO4 की। आफ्टर हाफ एन आवर क्या हो जाती है कॉन्सेंट्रेशन FeSO4 की, 8.8 m हो जाती है। पहले थी 10 m, अब हो जाती है 8.8 m। रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ Fe2SO4, रेट ऑफ प्रोडक्शन मतलब फॉर्मेशन बताना है Fe2SO4 होल थ्राइस का। इंटीजर टाइप क्वेश्चन है, इस तरीके से दिया हुआ है। इसकी वैल्यू यहाँ x है, कोई वैल्यू x की वैल्यू निकालनी है आपको, मोल पर लीटर इंटू सेकेंड, यूनिट दे रखी है। जल्दी से ये कर लीजिए क्वेश्चन, तब फिर मैं आपको बताती हूँ जो क्वेश्चन पहले बताना चाह रही थी। रेट ऑफ प्रोडक्शन का मतलब रेट ऑफ अपीयरेंस बताना है Fe2SO4 होल थ्राइस का। करवा चुके हैं ऐसे क्वेश्चन पहले से, इस क्वेश्चन को सबको करना चाहिए क्योंकि ऐसा क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं। रेट ऑफ रिएक्शन निकाल करके फिर हम रेट ऑफ फॉर्मेशन निकालते हैं, है ना। सबको आना चाहिए ये सवाल।
आंसर थोड़ा फास्ट निकाल दीजिए। जो फॉर्मेट आप क्वेश्चन का कर चुके हैं वो भी नहीं कर पा रहे हैं तो इसका मतलब पढ़ के नहीं आ रहे घर से। ऑनलाइन से आंसर दीजिए। हर्षित तिवारी, नव्या, क्लास में करवाया हुआ क्वेश्चन है, पहले ये फॉर्मेट करवा चुके हैं। किसी भी रिएक्शन के लिए कैसे लिखते हैं रेट ऑफ फॉर्मेशन, कैसे लिखते हैं रेट ऑफ रिएक्शन, कैसे निकालते हैं रेट ऑफ रिएक्शन, पहली क्लास में ही सिखाया था आपको। इसका आंसर अभी तक आ जाना चाहिए था। क्वेश्चन सबने नोट कर लिया है ऑनलाइन? टाइम कितना दे रखा है इसमें? सेकंड में रख लेना है ना। 300 एक्स की वैल्यू देखते हैं। 330 आ रहा है आपके हिसाब से? ये 333 निकालना है। इंटीजर में गलत हो जाएगा ना। नहीं आया? हाँ गार्गी बोलिए। मेरा नेटवर्क इशू हो गया था, मुझे अपने दिया था आंसर 16.6 नहीं, 333.3। बताया जाए? देखिए क्लास, किसी एक रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन दे रखी थी FeSO4 की, पहले कंसंट्रेशन 10 मोलर थी, 10 मोल पर लीटर थी, फिर 8.8 मोल पर लीटर हो गई। इसके लिए टाइम दिया था इन्होंने, आधे घंटे टाइम लग रहा है इसमें, है ना, तो सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे इसको। अब FeSO4 की कंसंट्रेशन चेंज के हिसाब से निकाल लेंगे रेट। तो रेट ऑफ रिएक्शन आप लिखोगे तो क्या आ जाएगा? रेट निकाल लो आप अगर, तो DFeSO4 बाई dt, और कोफिशिएंट भी लगा लो, कोफिशिएंट भी लगाना पड़ेगा ना। 6 आ रहा है तो 1/6 लगा दे, ऐसे रेट निकलेगा। तो आपका DFeSO4 कितना आ रहा है चेंज? 10 माइनस 8.8, और टाइम कितना है? आधे घंटे है तो 30 मिनट हो गया। सेकंड में चेंज करेंगे तो 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना, तो सेकंड में आ गया। अब ये कितना आ गया? 1.2। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे। अब इसके बाद रेट आ गया आपका, रेट ऑफ रिएक्शन हमने निकाल लिया। तो अगर आप लिखते हो FeSO4 और इसके रिस्पेक्ट में रेट, दोनों के हिसाब से अगर लिखोगे
तो आपकी जो रेट इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, दोनों के हिसाब से लिख दो, DFeSO4 by dt इज इक्वल टू Fe2SO4 में 1/3 का टर्म है, तो वो बन जाएगा आपका DFe2SO4 होल थ्राइस बाई dt, है ना, ऐसे ही तो लिखते थे। ठीक है, अब अपने को हमने ये वाला टर्म तो निकाल ही लिया इतना, है ना, और इसका बताना है रेट ऑफ फॉर्मेशन। तो रेट ऑफ फॉर्मेशन में कोफिशिएंट लेते नहीं है, तो लगा देते हैं, 3 का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, सीधे सीधे ले लेंगे तो क्या फर्क पड़ता है, माइनस से तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, है ना। यहाँ पे आ गया DFe2SO4 होल थ्राइस बाई dt इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाई दिस वैल्यू, ये कितनी थी आपकी, ये थी 1/6, 1.2 डिवाइडेड बाई 30 इंटू 60 इंटू 6, ये आ जाएगी। अब सॉल्व करना, देखो आ रहा है आंसर, ये आ जाएगा आपका 2, ये आ गया आपका 0.6, है ना, डेसिमल हटा दोगे तो यहाँ 600, ये आ गया 100। अब सारी वैल्यूज तो कट गई, तो आ गया कितना, 1/3000 आ गया ना, इसको सॉल्व कर लो, 1/3 और ये हो गया 10, इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, अब -6 में बनाना है, -6 में बना लो, ठीक है। तो इतना टाइम क्यों लगा, ये फॉर्मेट तो कर चुके थे ना पहले क्वेश्चन, बस छोटी सी इक्वेशन दे रखी होगी, अभी क्या दे दिया, थोड़ी बड़ी सी इक्वेशन दे दी। कुछ खास बात थी ऐसी, कुछ खास नहीं बात थी, आप लोग जबरदस्ती डरते हैं, सवाल देख के क्या करते हैं आप लोग, डर जाते हैं, बार बार बोल रही हूँ फॉर्मेट कराया हुआ है। अब ये क्वेश्चन मैं लिख रही हूँ, इसको जरा आराम से प्यार से करेंगे, सब कुछ किया हुआ है इसमें आपने, तो ऑप्शंस को ध्यान से पढ़ेंगे। थर्ड ऑप्शन है ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन कैन बी फ्रैक्शनल, लास्ट सीट, आज आपकी क्लास खत्म होगी तो मैथ्स वाली सर से मिलके जाना तुम तीनों। ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन कैन बी फ्रैक्शनल, इनकरेक्ट बताने हैं आपको, इनकरेक्ट बताने हैं, रेट कांस्टेंट यूनिट ऑफ जीरो ऑर्डर एंड सेकंड ऑर्डर दे रखा है, जीरो ऑर्डर एंड सेकंड ऑर्डर, जीरो ऑर्डर के लिए दे रखा है मोल, लीटर इनवर्स, सेकंड इनवर्स, और सेकंड के लिए दे रखा है मोल इनवर्स, लीटर सेकंड इनवर्स। रेट कांस्टेंट की यूनिट दे रखी है, चेक कर लीजिए सही है दोनों की तो सही होगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन है अ सब्सटेंस appearing as
reactant in a chemical reaction, in a chemical equation may not affect the rate of reaction, may not affect the rate of reaction. बोल रहे हैं रिएक्टेंट की तरह अगर कोई केमिकल इक्वेशन में लिखा हुआ है तो वो रेट को अफेक्ट कर सकता है, नहीं कर सकता है, ऐसा करके, ठीक है। लास्ट वाला सही है कि गलत है, चेक कर लिया। जीरो की मोल लीटर -1 सेकेंड -1 होती है और सेकेंड की मोल इनवर्स लीटर सेकेंड -1, तो ये भी सही हो गया। इनकरेक्ट पूछा था ना, और सी वाला आपका इनकरेक्ट हो गया क्योंकि ऑर्डर तो फ्रैक्शनल हो सकता है लेकिन मॉलिक्यूलरिटी फ्रैक्शनल नहीं हो सकता, तो ये इनकरेक्ट हो गया। हाँ, अब सही तो ये हो गया क्योंकि गलत पूछा। नहीं नहीं, मेंस का क्वेश्चन है। सक्सेसिव इंटीजर टाइप क्वेश्चन है, कितने स्टेटमेंट इनकरेक्ट है करेक्ट है ये पूछा। सक्सेसिव हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर reaction decreases with time. चलिए, कितने स्टेट इंटीजर टाइप क्वेश्चन है, कितने स्टेटमेंट इनकरेक्ट हैं? इंटीजर टाइप सवाल बना दिया। चलिए, बाकी सब सही है। बादल और अथर्व, क्वेश्चन पे ध्यान दें, अपने में ना खोएं। इस क्लास में डिस्ट्रैक्शन बहुत है। टॉपिक समझ नहीं आ रहा है क्या, या ज्यादा समझ में आ रहा है तो हल्के में ले रहे हो? सक्सेसिव का मतलब है जैसे मान लो पहली हाफ लाइफ, पहले कॉन्सेंट्रेशन था 10 मोल पर लीटर, फिर हो गया कॉन्सेंट्रेशन 5 मोल पर लीटर, उसमें टाइम लगा, उसको हाफ लाइफ बोल दोगे। फिर 5 मोल से 2.5 पे जाओगे तो उसको दूसरी हाफ लाइफ बोलोगे। फिर 2.5 से 12.5 पे मतलब उसके भी हाफ पे जाओगे तो आप बोल दोगे 1.25 पे, तो उसको तीसरी हाफ लाइफ बोल दोगे। तो बोल रहे हैं सक्सेसिव हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन डिक्रीजेज विद टाइम, क्या डिक्रीज होती है टाइम के साथ या नहीं होती है, तो वही बताना है अपने। केवल एक ही इनकरेक्ट बता रहे हो? तो किसको इनकरेक्ट बता रहे हो आप लोग?
सी को फर्स्ट वाली डिक्रीज होती है, प्रूफ करो, अथर प्रूफ करेंगे। हाँ डिक्रीज कैसे हो रही, प्रूफ भी तो करना पड़ेगा, ऐसे थोड़ी हवा में बात हो रही है। सब लोग लिख के प्रूफ करेंगे कि डिक्रीज होती है, जरा निकालें तो हाफ लाइफ। कंसंट्रेशन 10 ले लो और उसकी 3 हाफ लाइफ निकालो जरा। प्रूफ करके दिखाओ मुझे, लिख के दिखाओ, लिख के दिखाइए मुझे। सब एक दूसरे को इधर उधर देख रहे हैं। पीयू इधर उधर कहाँ देख रहे हो? क्वेश्चन लिख के करके बताना है। किसने भेजा है? ठीक है, प्रूव कर दिया आपने, और क्या। इनिशियल कंसंट्रेशन, जो बादल ने बात बोली थी, इनिशियल कंसंट्रेशन कम होती जा रही है तो हाफ लाइफ भी क्या होगी, कम होती जाएगी ना। क्या फॉर्मूला था टी हाफ का? हाँ, ए नॉट अपॉन। तो जब कंसंट्रेशन कम हो रही है तो बार बार वो जो हाफ लाइफ होगी वो क्या होगी, कम होगी। यही पूछ रहे थे अथर्व आपसे, तो आपने बताया नहीं मुझे, आंसर तो बताया नहीं। तो ये वाला भी करेक्ट है, और कौन सा करेक्ट था? हम बी और डी भी सही है। तो ये वाला इनकरेक्ट है। अब लगता है कि आप अब क्वेश्चंस बना लेंगे, कर लेंगे, है ना। लग रहा है कि मुझे आप अब कर लेंगे। कहीं एंगल वगैरह दे रखा हो तो के की वैल्यू निकाल लेंगे ग्राफ में। स्लोप अगर फर्स्ट ऑर्डर के लिए वो दे रखा है एम वगैरह, तो उससे एंगल बना पाएंगे ना, एंगल से स्लोप। क्या हो रहा है? अब नहीं है इसमें सवाल, कर चुके हैं आप इसके। एनसीईआरटी के ऐसे क्वेश्चंस आप जितने भी थे वो कर चुके हैं, मैंने चेक कर लिया। आप अब आराम से टाइप ऑफ काफी सारे हो गए आपके। एक और कराना था मुझे, वो नहीं दिख रहा। एक लास्ट क्वेश्चन तो कर लो, एक और कराना था मुझे। कितने गया? इसके बाद कोलिजन थ्योरी, आरएनएस इक्वेशन, ये सब स्टार्ट करेंगे।
मेधांश क्या कर रहे हो आप? मुंह बंद करके बैठो। मुंह नहीं बंद रहता आप लोग का। चलो अगला क्वेश्चन कर लो। कोई ऐसा तो नहीं है जिसको थ्योरी आ नहीं रही है और उसको क्लास में ऐसी फीलिंग आ रही हो कि मैम तो केवल क्वेश्चन ही करा रही हैं? इस तरीके की अगर कोई फीलिंग आ रही हो तो मैम कुछ नहीं कर सकती हैं। तो चैप्टर को रिवाइज करना है, थ्योरी को, और अगर कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो नेक्स्ट क्लास में थ्योरी अलग से मेरे से पूछ लीजिएगा, ठीक है? क्योंकि थ्योरी एक बार पढ़ा दी है तो आपको दोबारा तो खुद से ही पढ़नी है। कोई प्रॉब्लम आए तो मुझसे पूछना है। अब आपको इतना एक्सप्रेसिव तो आपको होना चाहिए कि बता दीजिए कि आपको क्या प्रॉब्लम हो रहा है। आप अपने दोस्तों से ही बात करते हैं केवल। रिएक्शन ए फॉलोज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स एंड रिएक्शन बी फॉलोज सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स। दो रिएक्शन, एक ए है एक बी है, एक फर्स्ट ऑर्डर शो कर रहा है, दूसरा शो कर रहा है सेकेंड ऑर्डर, है ना? if half lives are same, दोनों की हाफ लाइफ अगर सेम है, देन कंपेयर करना है आपको रेट्स, यानी ए का रेट और बी का रेट कंपेयर करना है। पहले आपको कंपेयर करना है एट द स्टार्ट ऑफ रिएक्शन, जब रिएक्शन स्टार्ट हो रही है तब, और दूसरा आपको कंपेयर करना है आफ्टर लैप्स ऑफ 1/2 लाइफ। जब एक हाफ लाइफ गुजर जाए तब क्या रेट होगा, दोनों के रेट को कंपेयर करना है। आर ए बाई आर भी निकालना है। अच्छा, एक हाफ लाइफ का फॉर्मूला बताया था, इनिशियल कंसंट्रेशन या के ए, इससे रिलेट करके कोई फॉर्मूला बताया था मैंने। हाँ, उससे रिलेट करके निकालिए। आफ्टर लैप्स ऑफ 1/2 लाइफ। सेकेंड ऑर्डर के लिए जो हाफ लाइफ आएगी वो जो ये आपका ये वाला करवाया था ना, ये फॉर्मूला जो कराया था, इससे हाफ लाइफ नहीं निकल जाएगी? इससे हाफ लाइफ का फॉर्मूला नहीं बन सकता? अगर इससे हम टी हाफ निकालना चाहें तो 1/k, और यहाँ पे रख दें a/2, और यहाँ पे क्या रखें, a माइनस a/2 करोगे तो a/2 हो जाएगा, ये वैल्यू कट जाए, 1/k आ जाएगा।
सेकेंड ऑर्डर के लिए टी हाफ क्या आ गया, 1/k, ए के मल्टीप्लाइड बाय इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है। किसी का भी इस तरीके से टाइम और के का रिलेशन लिखा है तो हाफ लाइफ आप निकाल सकते हैं। एक्स को रख दीजिए a/2 तो हाफ लाइफ आ जाएगा। अब क्वेश्चन उतारा था कि नहीं आपने, तो टी हाफ का फॉर्मूला लिख लो सेकेंड ऑर्डर का, 1/k इंटू इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ए। अब लगा दीजिए, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। अब कोशिश कीजिए, नहीं आए तो मैं बताऊं। जो कंडीशन दी है उसी को आपको फॉलो करना है, दोनों की हाफ लाइफ लिख के बराबर करनी है। मैं बताऊं अगर नहीं आ रहा है तो। कांस्टेंट भी सेम है क्या? नहीं, कांस्टेंट कैसे सेम ले सकते हैं, अलग अलग रिएक्शन है ना। ज्यादा कम नहीं पूछा है, रिलेशन पूछा है, रेशियो निकालना है। रेशियो निकालना, RA/RB। हाँ गार्गी, आप क्या कह रहे थे? दोनों की हाफ लाइफ लिख के बराबर करिए, K1 K2 में रिलेशन आ जाएगा। आंसर है शुरू, पहला आंसर है पहला तो 0.693 आ रहा है। हाँ, 0.693 आएगा ना। रेशियो RA/RB। रेट को ही तो करना है कंपेयर, कंपेयर रेट्स। रेट को कंपेयर करना है भाई। मैं बताऊं, चलो मैं बताती हूँ। पहले हाफ लाइफ को इक्वल करेंगे तो K1 K2 में रिलेशन निकल आएगा। फिर दोनों के लिए रेट लिख देंगे, रेट लिखना सिखाया ही आपको, के ए लिख दोगे और दूसरे वाले में के ए का स्क्वायर लिख सकते हो। फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर में ऐसे ही तो लिखते हैं, ऑर्डर ऊपर लिखते हैं। करा जाए। अभी क्या बात हुई कि एक रिएक्शन है फर्स्ट ऑर्डर, ध्यान से देखिए, दूसरा रिएक्शन है सेकंड ऑर्डर। ये ए रिएक्शन है, ये बी है ना। तो इसके लिए हाफ लाइफ लिखोगे तो फॉर्मूला ही हमको पता है 0.693/K। K1 ले लेते हैं इसके लिए, इस रिएक्शन के लिए K ले लेते हैं, K1 फर्स्ट ऑर्डर हो गया। और अभी अभी बताया था सेकंड ऑर्डर के लिए क्या होता है, इसके लिए K2 ले लो और इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन A ले लो, ये आ जाएगी। दोनों को इक्वल करें, इसकी टी हाफ और इसकी, ये ए की टी हाफ है और ये किसकी है, बी की, दोनों को बराबर कर देते हैं। तो क्या आ जाएगा, 0.693 डिवाइडेड बाई K1 इज इक्वल टू 1/K2 इंटू ए, यही तो आएगा। तो अब K1 K2 में क्या रिलेशन आ गया, K1 इज इक्वल टू आ गया 0.693 K2A। ये बात यहाँ तक क्लियर है।
K1 K2 का रिलेशन आ गया। अब रेट लिख लो, रेट ए के लिए लिख दो, के ए रिएक्शन के लिए K1, और क्या लिख दें, अगर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ए मान लो, ए मान लो, तो पहले के लिए पावर 1 लगा सकते हैं, और दूसरे के लिए क्या लिखोगे, रेट बी के लिए। शुरू में कॉन्सेंट्रेशन ए मान लीजिए, है ना, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, कोई दिक्कत? अब दोनों रेट को डिवाइड कर दीजिए, रेशियो ही तो निकालना है ना, तो ये आ गया K1 A और ये K2, तो आप क्या करो, K1 की वैल्यू रख दो ऊपर में, हाँ दोनों की कॉन्सेंट्रेशन सेम है, ऐसी कोई सिचुएशन लिखी है? हाँ ऐसी लिखी नहीं है, हमने मानी है कि कॉन्सेंट्रेशन सेम है, ऐसा लिखा नहीं है, कुछ क्वेश्चन में मेंशन नहीं है। क्वेश्चन में ये इसको हम लोग कह सकते हैं कि क्वेश्चन फ्रेमिंग का क्या है, फॉल्ट है। ये तो हम मान के चल रहे हैं कि इक्वल है ना, ए दोनों की। तो K1 की जगह पे हमने लिख दिया 0.693 और K2 A, और यहाँ पे क्या था, पहले से A तो था ही, और ये K2 A स्क्वायर हो जाएगा, है ना, तो ये A स्क्वायर और A ये पूरा कट गया, और K2 भी कट गया। ये इसमें लिखना चाहिए कि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन आपको एक ही लेनी है ना, क्वेश्चन में ये मेंशन होना चाहिए, नहीं तो सॉल्व नहीं हो पाएगा। ये तो आ नहीं रहा। हाँ अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन ले लेंगे अपन, तो ऐसे ही सोचेंगे कि दो रिएक्शन है तो दो की दो कॉन्सेंट्रेशन ले लेते हैं। तो पहले वाले में तो रेशियो क्या आ गया, क्लियर है बात? अब सेकंड पार्ट में आपसे पूछा है कि जब हाफ लाइफ एक गुजर जाती है तब क्या होगा, रेट का रेशियो। तो हाफ लाइफ जब गुजर जाएगी तो कॉन्सेंट्रेशन अपने आप कितनी हो जाएगी, दोनों की A/2 हो जाएगी, दोनों की A/2 हो जाएगी ना। तो अब की बार आप क्या लोगे, रेट के लिए अब कॉन्सेंट्रेशन जो यहाँ पे A ले रहे थे वहां A/2 ले लोगे, यहाँ पे भी A/2 लोगे, तो अब रिलेशन निकालोगे, है ना, तो शायद 2 टाइम्स आएगा, सेकंड वाला जो आ रहा है वो 2 टाइम्स अब निकाल लेंगे ना सेकंड वाला आंसर। सेकंड वाले में अब कॉन्सेंट्रेशन आधी हाफ लाइफ हो जाएगी, तो मतलब कि हाफ लाइफ के बाद ये A/2 अब इनिशियल बचेगा, अब इसको इनिशियल मानेंगे A/2 को, यहाँ पे भी A/2 मान लेंगे, तो अब रेट फिर ये ऐसे ही रेशियो करोगे, तो अब दूसरे वाले में जो आंसर आपका आएगा, दूसरे वाले में रेट A बाई रेट B जो है वो क्या आ रहा है, 2 इंटू 0.693। सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आएगा, क्योंकि यहाँ A/2 करोगे, यहाँ A/2 करोगे तो वो स्क्वायर में जाके 4 हो जाएगा, और फिर उसके बाद 4 2 से अपना कटे पिटेगा तो अपना क्या आ जाएगा, 2 की वैल्यू आएगी। ठीक है, क्वेश्चन में एक गलती भी हमने निकाल ली कि कंसंट्रेशन मेंशन करनी चाहिए कि दोनों की इनिशियल कंसंट्रेशन सेम। चलिए, तो आज की आपकी क्लास होती है ऑफ। ठीक है, बाय बाय बच्चों।